हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ संजीवनी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो जो छात्र एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स जैसे एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, इनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल बन के रहे। इन्होंने हड़प नीति को, ठीक है, इसी के तहत क्या किया था, भारतीय राज्यों का विलय किया। भारत में उसने डाक, तार तथा रेलवे की शुरुआत की। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के काल में तैयार किया गया तथा कैनिंग के समय में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत का गवर्नर जनरल था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1848 से 1856। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत में गवर्नर जनरल रहा था। यह अपनी साम्राज्यवादी नीति, राज्य हड़प नीति के लिए जाना जाता है। इसने अपने समय में पंजाब को 1849 में तथा अवध को 1856 में ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। इसके समय में 1854 में डाकघर सेवा तथा 1853 में रेलवे सेवा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन। भारत के पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसके काल में की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के शासनकाल में क्या हुआ था? पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश राज के दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 28 जनवरी 1835 को बंगाल के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। यह एशिया का सबसे पुराना मौजूदा अस्पताल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक जिनका कार्यकाल रहा, इनके अन्य महत्वपूर्ण भी कार्य थे, जैसे सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नरबली प्रथा का अंत और 1833 का चार्टर अधिनियम और अंग्रेजी भारत के प्रशासन की राजभाषा बनी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यवगत का सिद्धांत का प्रयोग किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। व्यवगत सिद्धांत को लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति या गोद तथा निषेध की नीति के नाम से भी जाना जाता है। इस नीति का दुरुपयोग कर अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों और रियासतों को अपने अधीन किया था। वर्ष 1848 में लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। निम्नलिखित में से कौन भारत के अंतिम वायसराय थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंटबेटन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में नई अंग्रेजी सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को 20 फरवरी 1947 को भारत का नया वायसराय नियुक्त किया था। माउंटबेटन जून 1948 को स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत रहे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की नींव पड़ी, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माफ कीजिए सी, ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने 1909 भारतीय परिषद अधिनियम में सांप्रदायिक चुनाव की शुरुआत की थी, जहां मुस्लिमों को अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था।
स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ये कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन फरवरी 1947 से जून 1948 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इनमें से किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों की सृजन की पहल की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। इन्होंने क्या किया था? निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी। लॉर्ड रिपन, जिनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक था, इनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण योगदान स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाना था। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। रिपन का मुख्य उद्देश्य इन संस्थाओं के विकास द्वारा देश के प्रशासन को उत्तम बनाना था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका निरसन 1882 में, पहला कारखाना अधिनियम 1881 में, इलवर्ट बिल विवाद 1884, शिक्षा के लिए हंटर आयोग 1882। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। व्यपगत का सिद्धांत, इस नीति को किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डलहौजी ने। वर्ष 1848 में डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत नीति अपनाई थी। इस नीति के अंतर्गत किसी भी निःसंतान राजा के राज्य को ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। इस नीति के द्वारा सर्वप्रथम सतारा को अधिग्रहित किया गया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति किसने बनाई? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डलहौजी। डैश ने, जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, ने हड़प नीति नामक नीति तैयार की। तो वही क्वेश्चन है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, डलहौजी। कौन सा व्यपगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? डलहौजी। विलय का सिद्धांत या हड़प नीति? डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए कौन सी नीति? व्यपगत का सिद्धांत। देखिए वही क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप देख पा रहे हैं बार बार एग्जाम में आ रहा है। भारत में पहली यात्री ट्रेन वर्ष 1853 में डैश और डैश के बीच चलाई गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई। भारत में पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच चलाई गई थी। भारत में रेल मंत्रालय और रेल परिवहन के विकास और रखरखाव के लिए नोडल प्राधिकरण है। इसमें नवीनतम रेल जोन दक्षिणी तट रेलवे, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डलहौजी को। डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। इसी के समय में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने पृथक रूप से भारत में पहली बार लोक निर्माण विभाग की स्थापना की तथा 1854 ईस्वी में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की।
किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी 1858 में। वर्ष 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत दी गई थी। इससे पूर्व ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, जबकि देशी रियासतों और राजाओं के लिए ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वह वायसराय कहलाता था। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को नियुक्त किया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्रता के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल थे। मार्च 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत और पाकिस्तान में ब्रिटिश भारत के विभाजन की अध्यक्षता की। जून 1948 ईस्वी तक वह पद पर रहे। इनके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालचारी को नियुक्त किया गया, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे ये? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सी राजगोपालचारी ने। आजादी के बाद कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा लुईस माउंटबेटन। ये आजादी के बाद भी भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले डैश भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालचारी। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने पैरामाउंटेसी नामक नीति का आरंभ किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 1813 से 1823 ईस्वी तक सर्वोपरि पैरामाउंटेसी की एक नई नीति शुरू की गई थी। कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोपरि या सर्वोच्च है, इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारतीय साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने या धमकी देने के लिए यह उचित था। सर्वोपरि की नीति उत्तम नीति थी। कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सती प्रथा का प्रतिषेध। लॉर्ड विलियम बेंटिक का भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। 1829 के नियम सेवनटीन के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। 1830 ईस्वी में इसे बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू किया गया। इनके कार्यकाल के दौरान सती प्रथा का अंत, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आदि कार्य किए गए। बेंटिक ने सर्वप्रथम सभांगीय आयुक्तों की नियुक्ति की थी।
भारत का पहला वायसराय कौन बना? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जिनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था। 1857 की विद्रोह की घटना इसी के शासनकाल में हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसको किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, जो 1773 से 1785 तक था, इसे नियुक्त किया गया। वो बंगाल का अंतिम गवर्नर था। 1848 से 1856 के बीच भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 1785 और लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 1835। लॉर्ड मिंटो का 1807 से 1813। निम्नलिखित में से किसे भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स कॉर्नवालिस को। ब्रिटिश राज के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार, आधुनिकीकरण और युक्ति संगत बनाया। इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है। लॉर्ड क्लाइव भारत से इंग्लैंड अंततः कब लौटा? 1767 में। रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क बनकर भारत आया और अपने कार्यकुशलता के बल पर 1756 में बंगाल का गवर्नर बना। 1756 से 1760 तक, फिर 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर रहा। उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्लासी विजय एवं इलाहाबाद की संधि रही। उसने भारत में ब्रिटिश कंपनी को स्थायित्व प्रदान किया। भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद और इल्बर्ट बिल से था। सही जवाब है रिपन। 1880 में लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय बनकर आया। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ, जिसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। 7 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों को कार्य करने के 9 घंटे निर्धारित किए गए। रिपन ने 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई, जो 254 मिलियन थी। 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया, जिसमें यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई का प्रावधान था, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों के द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत क्रांति की संज्ञा दी गई। अवध साम्राज्य के बारे में यह कथन किसका है? यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। यह वह फल है जो किसी न किसी दिन हमारे मुंह में टपक जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का यह कथन अवध साम्राज्य के संदर्भ में 1851 में कहा गया था।
5 वर्ष पश्चात 1856 ईस्वी में अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। 1798 में निम्न में से कौन गवर्नर जनरल बना और कोलकाता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी तक वर्ष 1798 में सर जॉन शोर के पश्चात भारत का गवर्नर जनरल बना। इसने अपने कार्यकाल के दौरान 1799-1803 में भारत के शासन व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए कलकत्ता में गवर्नमेंट हाउस बनवाया, जिसे वर्तमान में राजभवन कोलकाता के नाम से जाना जाता है। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। इसने 22 मार्च 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में एक नई राजस्व पद्धति की शुरुआत की। इसके तहत 10 वर्षीय स्थायी लगान की व्यवस्था की गई, जो जमींदारों को प्रतिवर्ष जमा करना पड़ता था। इस व्यवस्था में लगान का 10/11 भाग सरकार को और 1/11 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? ऑप्शन ए करेक्ट, लॉर्ड रिपन ने। 1870 में प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन द्वारा वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया गया। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनीतिक कारण अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और व्युत्पत्ति का सिद्धांत था। सैन्य विद्रोह का एक अन्य कारण 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित एक नया कानून था, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण सैनिक थे। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने से पहले कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। लॉर्ड कैनिंग 1858 में भारत का पहला वायसराय बना। 1912 में सिविल सेवाओं के प्रबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग कौन था? 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन का गठन लॉर्ड एलिंगस्टन की अध्यक्षता में किया गया था। इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 ईस्वी था। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए तथा 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई थी। भारत में सती प्रथा का उन्मूलन सबसे बड़े सामाजिक सुधारों में से एक था। यह गवर्नर जनरल डैश द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। क्या किया गया था? यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 था। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया। मानव समाज को कलंकित करने वाली सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय का विशेष योगदान रहा।
इन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई और विलियम बेंटिक के सहयोग से 1829 में इस प्रथा को अवैध घोषित करवाया। किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य यानी डोमिनियन स्टेट्स के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी। औपनिवेशिक स्वराज्य डोमिनियन स्टेट की मांग पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1908 में की गई थी। इस समय इसका अभिप्राय यह था कि आंतरिक मामलों में भारतीयों को स्वशासन का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कनाडा को प्राप्त था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकारा नहीं। बाद में 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने डोमिनियन स्टेट की अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की, लेकिन इसमें औपनिवेशिक स्वराज्य के स्वरूप की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई थी। परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अस्पष्ट घोषणा पर संतोष प्रकट करने से इनकार कर दिया। भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम का प्रस्ताव दिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन भारत में वर्ष 1876 से 1880 तक वायसराय रहा। यह विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था तथा साहित्य जगत में ओवन मेरिडिथ नाम से जाना जाता था। इसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित कर देसी भाषा के भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेयो ने। लॉर्ड मेयो, जिनका कार्यकाल 1869 से 72 के समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया गया था, उसे भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। 1872 में भारत में प्रथम जनगणना इसी के समय में हुई थी। कार्यकाल के दौरान ही अंडमान निकोबार में एक अफगान शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रस्ताव किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्ताव पारित किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।